तो आईपीएल 2023 का एक और सुपर संडे हमारे सामने आ चुका है और आज चार बड़ी टीमें आपस में दो दो हाथ करने उतरेंगी और दो बहुत ही कमाल के मैच हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसी उम्मीद है कि एक बार फिर से नेल बाइटिंग थ्रिलर हमारे सामने होंगे, क्योंकि ये चारों ही टीमों ने एंटरटेनमेंट देने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। और पहला मैच दिन का खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच। अब मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की जो राइवलरी है ये काफी ज्यादा पुरानी है, लेकिन एक समय पर मुंबई इंडियंस का पलड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी हुआ करता था और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस एक ही टीम से सबसे ज्यादा डरते थे और वो थी मुंबई इंडियंस। लेकिन पिछले एक दो सालों में पलड़ा थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को जख्म देना शुरू किए हैं। और आज दोपहर को 3:30 बजे जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी तो एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, बंदे पिछले मैच में 220-30 रन चेस करने वाले थे। हालांकि उनकी गेंदबाजी उनकी एक बड़ी समस्या है, जो कि हम लंबे समय से इस चैनल में बात कर रहे हैं। और जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह दोनों की इंजरी मुंबई इंडियंस को यहां पर मदद नहीं दे रही है और वानखेड़े के इस मैदान पर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी उनकी एक बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि दिन का मैच है तो यहां पर स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। और हम सबने देखा कि जहां पर स्पिन को मदद मिलती है, कोलकाता नाइट राइडर्स की जो स्पिन ट्रियो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और सूर्य शर्मा को अगर वो चाहें तो अनुकुल रॉय से रिप्लेस भी कर सकते हैं, बिकॉज सिर्फ दो ही लेफ्ट हैंडर हैं यहां पर मुंबई इंडियंस के खेमे में और उनमें से भी एक कोई स्पिन पर बहुत ज्यादा हमले नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग इन मच गुड फॉर्म। तो इस मैदान पर क्योंकि दिन का मैच है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करती है वानखेड़े पे। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी भी आ जाती है तो भी यहां पर बहुत ज्यादा बुरा मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज यहां पर आपको बाद में स्पिन को मदद मिल सकती है, बिकॉज इट्स अ डे गेम। लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करना ही प्रेफर करेगी। अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स से शुरू करते हैं, जहां पर मैं उनकी प्लेइंग 11 में एक चेंज होता हुआ जरूर देखना चाहूंगा। और जेसन रॉय के साथ मैं चाहता हूं कि नारायण जगदीशन पारी की शुरुआत करें और उसके बाद वेंकटेश अय्यर, कप्तान नीतीश राणा, उसके बाद आंद्रे रसल अगर वो फिट हैं, देन सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, सूर्य शर्मा, लोकी फर्गसन और वरुण चक्रवर्ती हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और इंपैक्ट प्लेयर का रूल अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपने इंपैक्ट प्लेयर चाहिए तो आप एक बल्लेबाज अंदर ले आओ, एक गेंदबाज बाहर कर दो। और इसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर काम करने की कोशिश करेगी। अगर आंद्रे रसल फिट नहीं है, उसके ऊपर मैंने कल आपको अपडेट दी थी कि ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन उनके ऊपर निकल कर नहीं आया है। अगर वो फिट नहीं है तो डेविड वीजा को यहां पर खिलाया जा सकता है, थोड़ा सा गेंदबाजी में भी और ज्यादा मदद मिलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स को। और लोकी फर्गसन का फॉर्म में लौटना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं उसके अलावा ओपनिंग कॉम्बिनेशन केकेआर का अच्छा नहीं गया है, किसी भी मैच में उनको अच्छी ताबड़तोड़ शुरुआत नहीं मिली है। और रहमानुल्लाह गुरबाज के बारे में जैसे मैं आपको कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जहां पर बाउंसर होगी, हमने अर्शदीप सिंह के सामने उनको बाउंसर पे आउट होते देखा, उसके बाद गुजरात टाइटंस के सामने भी वो बाउंसर पर आउट हो गए थे। तो जरूरत से ज्यादा वो बाउंसर पर और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर एग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट हिज स्ट्रेंथ। तो आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जिसके सामने टीम आउट एंड आउट पेस बॉलर लगाते समय थोड़ा सा डरे, और अगर उनके सामने स्पिन फेंकने का प्रयास किया जाए तो फिर सामने नारायण जगदीशन स्पिन को काउंटर कर सकते हैं और फिर आपको वो विकेट कीपर भी मिल जाएंगे। देन आई थिंक जिसलिए आपने शाकिब अल हसन, एक स्पिन ऑलराउंडर को जेसन रॉय जैसे पेस हिटर से रिप्लेस किया था, उस काम के लिए आप जेसन रॉय को अपनी टीम में लेकर के आए। वहीं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में हमें ज्यादा बदलाव होते हुए नहीं दिखा देंगे। पिछले मैच में एक क्लोज मैच जीते वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ, रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, नेहल वधेरा, जोफ्रा आर्चर, अरशद खान, पीयूष चावला और जेसन बेहरेनडॉर्फ हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब जोफ्रा आर्चर अगर फिट नहीं होते हैं तो फिर रायली मेरेडिथ उनको इस प्लेइंग 11 में रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि टिम डेविड, रायली मेरेडिथ और जेसन बेहरेनडॉर्फ आपके 3 ओवरसीज प्लेयर हो जाएंगे। और उसके साथ आप कैमरन ग्रीन को एज एन ऑलराउंडर टॉप ऑर्डर में खिला रहे हो। तो
बॉलिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। बॉलिंग इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने भी नहीं वाला था, और अगर जोफ्रा आर्चर फिट नहीं होते हैं, उस तरीके से मैदान पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर बॉलिंग ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते थे वानखेड़े के मैदान पर खेलने के लिए, उनके सामने ये एक और सुनहरा मौका होगा वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस को धूल चटाने का। अब अगर इस मैच की प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो चूंकि दिन का मैच है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में 170 से 180 के बीच रन बनेंगे, और केकेआर के स्पिनर्स एमआई के स्पिनर से ज्यादा विकेट लेंगे। ये मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है, बिकॉज सुनील नारायण ने पिछले मैच में भी बॉल अच्छा डाला था, और वरुण चक्रवर्ती को भी यहां पर अगर हल्की सी भी ग्रिप दिन में मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा घातक हो सकते हैं। खास करके सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। टिम डेविड स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर सकते हैं, कैमरन ग्रीन स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर सकते हैं। ऐसी हाई क्वालिटी मिस्ट्री स्पिन उन्होंने अभी खेली भी नहीं होगी अपने करियर में। तो मेरे ख्याल में यहां पर थोड़ा सा डेंट कोलकाता नाइट राइडर्स मार सकती है मुंबई इंडियंस को। और जहां तक प्रिडिक्शन की बात है तो केकेआर और एमआई के मैच में मैंने 2 बार एमआई की जीत की प्रिडिक्शन की है, एक ही बार एमआई जीत पाया है। केकेआर में 2 बार जीत और 2 बार हार की प्रिडिक्शन की है, तो केकेआर उसमें से भी एक ही बार जीत पाया है। तो यहां पर मैं एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जा रहा हूं, फॉर द सिंपल रीजन कि मुंबई इंडियंस की टीम पेपर पर उतनी अच्छी नहीं है, और ऐसा लंबे समय के बाद होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पेपर पर मुंबई इंडियंस से बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। एटलीस्ट जिस तरीके से वो कहीं से भी आकर के मैच जीत रहे हैं, और पिछले मैच में बड़ा स्कोर चेस कर रहे थे, वहां पर उन्होंने जिस तरीके से टक्कर दी सामने वाली टीम को, सनराइजर्स हैदराबाद को, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। नाउ दे जस्ट वांट देयर टॉप ऑर्डर टू जॉइन द पार्टी, और थोड़ा सा गेंदबाजी में उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, खास करके अपनी तेज गेंदबाजी में। तो ये थी हमारे पहले मैच का पूरा एनालिसिस। अब अगर हम फटाक से दूसरे मैच की तरफ चले तो यहां पर गुजरात टाइटंस के सामने राजस्थान रॉयल्स हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि दिन के इस दूसरे मैच में, जो कि अहमदाबाद के मैदान पर शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट की 2 सबसे तगड़ी, 2 टेबल टॉपर और पिछले साल की दोनों फाइनलिस्ट हमें एक दूसरे के सामने दिखाई देंगी। और इस मैदान पर जो पिछला मैच था वो एक हाई स्कोरिंग मैच था। रिंकू सिंह ने 5 छक्के भी इस मैदान पर जड़ दिए थे, लेकिन अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हो तो आपको इस विकेट पर अच्छा परचेज मिलेगा, और अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हो तो आप इस विकेट पर अच्छे रन भी बना सकते हो। दोनों ही टीमों का बॉलिंग अटैक अच्छा है, दोनों ही टीमें बॉलिंग हैवी जाती हैं, बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ को लेकर के ये परेशान नहीं होते। हालांकि गुजरात टाइटंस का पलड़ा वहां पर थोड़ा सा भारी जरूर है जहां तक बैटिंग डेप्थ की बात है, और जो मिडिल ऑर्डर है वो भी जीटी का थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है, लेकिन हार्दिक पांड्या की फॉर्म गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ी समस्या है। प्लेइंग 11 पर अगर फटाक से नजर डालें तो रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल हमें जीटी के लिए ओपन करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आर साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा और जोशुआ लिटिल हमें इस टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यह टीम विजय शंकर को लेकर के आएगी, और अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो आप इसमें विजय शंकर का भी नाम देखोगे, और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मोहित शर्मा इस टीम के पास आएंगे। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा बॉलिंग हैवी और बहुत ज़्यादा बैटिंग डेप्थ है इस टीम में। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्लेयर अलग अलग समय परफॉर्म करते हैं। पिछले मैच में इन्होंने मैच अपना फंसवा लिया था, राहुल तेवतिया ने आकर चौका मार दिया, मिलर ने अच्छी बल्लेबाजी की, उससे पहले विजय शंकर ने अच्छी बल्लेबाजी की, आर साई सुदर्शन 2-3 मैचों में अच्छा कर चुके हैं, शुभमन गिल भी 2-3 मैचों में अच्छा कर चुके हैं। तो इनको चाहिए कि बस अपने कप्तान हार्दिक पांड्या की फॉर्म, और जब वो इनके पास आ जाएगी तो ये टीम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। वहीं सामने वाली टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स के ओपनिंग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल मचा रही है। तो वही एक जोड़ी हमें फिर से दिखाई देगी, यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर, उसके बाद कप्तान संजू सैमसन, देवदत्त पड्डीकल, शिवरन हटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, बोल्ट, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। देखना होगा कि ट्रेंट बोल्ट क्या फिट होते हैं, बिकॉज पिछला मैच उन्होंने सीएसके के सामने ट्रेंट बोल्ट की गैर मौजूदगी में जीत लिया था। तो ट्रेंट बोल्ट अगर होते हैं तो उनको और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, लेकिन जो पिछली जीत उनको मिली है, जिस तरीके से संदीप शर्मा जैसे न्यू बॉल बॉलर ने डेथ ओवर में गेंदबाजी की है, उससे उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर आया होगा। तो
थोड़ी सी और ज़्यादा खतरनाक यूनिट ये हो सकती है। और उसके साथ साथ रियान पराग का टीम में ना होना थोड़ा सा मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा जल्दी डिस्कार्ड कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी उनको बाहर किया जाएगा, बट दे हैव टेकन द डिसीजन एंड आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन। अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब करोगे, तो ये चीज़ तो आपको देखनी ही पड़ेगी। रविचंद्रन अश्विन को बैटिंग में प्रमोट कर देते हैं, तो दे आर ऑल्सो विलिंग टू इम्प्रोवाइज एज वेल। और पिछले साल हमने देखा था कि राजस्थान रॉयल्स की जो जीत की गाड़ी थी, जो मोमेंटम था, उसको बार बार गुजरात टाइटंस रोक देती थी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। अब इस मैच की प्रेडिक्शन करना तो आप खुद ही समझ सकते हो कितना मुश्किल है, बिकॉज दोनों ही टॉप की टीम है, दोनों ही बॉलिंग हैवी साइड है, दोनों का स्पिन अटैक भी काफी अच्छा है। तो मेरी पहले प्रेडिक्शन यहां पर है कि आरआर के जो ओपनर्स हैं वो गुजरात के ओपनर से ज्यादा रन बनाएंगे, वहीं गुजरात के जो पेसर्स हैं वो आरआर के पेसर से ज्यादा विकेट लेंगे, यानी कि शामी, लिटिल, अलजारी, बोल्ट, संदीप शर्मा और होल्डर पर थोड़े से भारी पड़ेंगे। वहीं शुभमन गिल और साहा से ज्यादा बटलर और जायसवाल रन बनाएंगे। अब जहां तक विन प्रेडिक्शन की बात है तो दोनों ही टीमें बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं, दोनों ही टीमों की तकरीबन स्ट्रेंथ और वीकनेस भी सेम है और दोनों ही टीमों के बीच चुनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो रिकॉर्ड है ना वो एक तरफा बहुत ज्यादा भारी है गुजरात टाइटंस का राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। दोनों टीमें क्वालिफायर भी पिछले साल आपस में खेली थी, फाइनल भी खेली थी और दोनों ही मौके पर गुजरात टाइटंस को जीत मिली थी। तो मेरे ख्याल में एक बार फिर से उस रिकॉर्ड में थोड़ा सा इजाफा और होगा और ये जो दो टाइटंस हमारे इस साल के दिखाई दे रहे हैं उसमें एक बार फिर से गुजरात टाइटंस का पलड़ा मुझे थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दोनों ही प्रेडिक्शन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या केकेआर को गुरबाज की जगह जेसन रॉय को मौका देना चाहिए जिसलिए उनको बुलाया गया था। आंद्रे रसल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या उनको खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? वहीं राजस्थान और गुजरात के दो टाइटंस टीमों में आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर ऐसा है then make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family, and I will see you soon in the next video.